हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज़ आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो किसी भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप जो है पॉलिटी, हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये सारे जो है आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एसएससी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल का कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, तो राज व्यवस्था एक ऐसी चीज है, या फिर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आपको ये सारी चीजें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ट्रस्ट में गाइज, मैं यहाँ पे जो पॉलिटी का एमसीक्यू लेकर आई हूँ, यहाँ पे मैं आपको आधा से ज्यादा पॉलिटी कोशिश करूंगी कवर कराने का, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे फुल एक्सप्लेन के साथ, यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं इतना अपनी तरफ से कोशिश की हूँ कि यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपका जो जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो तो आप सेशन को एक बार ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके नहीं बताना भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी समिति ने सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज संस्था है ना, उसमें महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो होना चाहिए। तो थुंगन समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने, जी वी के राव समिति ने, या फिर गॉडगिल समिति ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थुंगल समिति ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थुंगल समिति का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, थुंगल समिति का जो गठन हुआ था वो 1988 में हुआ था। 1988 में इस समिति का गठन हुआ था। और इस समिति ने जो है कि इस चीज की सिफारिश की थी, महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं में सीटों की आरक्षण की सिफारिश की थी, ठीक है। तो क्या सिफारिश की थी? सिफारिश, ठीक है। सिफारिश इसने की थी कि महिलाओं के लिए पंचायत राज संस्थाओं में, ठीक है, पंचायत राज संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण, ठीक है, आरक्षण। उसके बाद इस समिति को जो है वो माना गया था। उसके बाद जो है ये याद रखिएगा, इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके तहत जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो महिलाओं के लिए कितना? महिलाओं के लिए 1/3, ठीक है ना, 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। उसके बाद है आपका एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो इस समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1986 में। इस समिति का गठन हुआ था, एल एम सिंघवी समिति का। और इसका जो है इसने किस चीज की सिफारिश की थी? इसने की थी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इसकी सिफारिश क्या थी? सिफारिश, ठीक है। तो इसकी सिफारिश थी स्थानीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, ठीक है। इसके बाद है आपका जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति जो है इसका गठन हुआ था 1985 में। इसका गठन हुआ था, गठन में इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1985 में। और जो आपका गॉडगिल समिति था ना, इसका गठन हुआ था 1987 में, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 1987 में।
अब इस दोनों ने जो है वो किस चीज़ की सिफ़ारिश की थी? इस इसका जो जीवीके राव समिति है ना, ये था प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को जो है मज़बूत करना, ठीक है ना? इसका क्या था? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को मज़बूत करना। और गौड़ियल समिति जो थी ये पंचायती सुधार से संबंधित थी, ठीक है ना? तो पंचायती ढांचे में सुधार की सिफारिश किसने करी थी? तो ये गौड़ियल समिति ने, ठीक है ना? पंचायती सुधार में इससे इसका संबंध है, ठीक है? पंचायती सुधार। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान का आधारभूत ढांचा सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ था? तो ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार या फिर ऑप्शन डी शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा गाइस? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि आधारभूत ढांचा सिद्धांत, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये मामला जो है ये कब आया था? ये मामला आया था, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये मामला आया था आपका 1973 में आया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपका ये मुद्दा क्या था, ठीक है ना? तो पहले यहाँ पे मुद्दा समझते हैं, ठीक है? तो मुद्दा ये था कि जो केरल सरकार ने जो है क्या किया था, जो धार्मिक संपत्ति होती है ना, उसको अधिग्रहण करने के लिए जो है कानून बनाया था, ठीक है? उसके बाद जो है क्या हुआ था कि जो स्वामी केशवानंद भारती थे, उन्होंने जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ जो है एक याचिका दायर की, ठीक है? और उसमें जो है सवाल यही उठा था कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, ठीक है ना? तो ये था, ये मुद्दा था, ठीक है ना? उसके बाद जो है इसमें जो है 13 न्यायाधीशों की जो है वो संविधान पीठ थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जो है ये पीठ थी, ठीक है? इसमें यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि इसमें जो है मुद्दा क्या था कि धार्मिक संपत्ति, केरल सरकार ने धार्मिक संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि केशवानंद भारती ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन का ये याचिका दायर की। और इसमें सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या संसद जो है वो किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार में ही क्यों ना हो, उसमें संशोधन कर सकती है। तो उसके बाद जो है 13 न्यायाधीशों ने की जो है वो संविधान की पीठ हुई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी थी, ठीक है ना? जिसमें इसमें बहुमत भी अगर मैं बात करूँ तो था कितना का डिफरेंस था, 7 और 6 से बहुमत था, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि 13 न्यायाधीशों की 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, ठीक है ना? जो कि है अब तक की सबसे बड़ी पीठ है, ठीक है ना? अब तक की सबसे बड़ी पीठ। और फैसला इसका क्या था? 7 और 6 का बहुमत था, ठीक है ना? इसके जब फैसला हुआ था, जब इस पे फैसला, ठीक है ना? तो फैसला इस पे जब हुआ था तो तब ये था कितना? 7 6 का बहुमत था, बहुमत, ठीक है? और उसके बाद जो है इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे इस मामले में? तो इस मामले के जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से इसे याद रखिएगा, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश, तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे एस एम सिकरी, ठीक है ना? एस एम सिकरी, एस एम सिकरी। उसके बाद फैसला ये आया गया, उसके बाद जो है फैसला हुआ, ठीक है? फैसला हुआ, 7 6 का बहुमत था। उसके बाद फैसला हुआ कि जो है संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, जो आर्टिकल आपका 368 है उसके तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन ये जो है संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो है संविधान का मूल ढांचा जो है उसको नष्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा जो है अगर ऐसा कोई भी कानून बनता है तो वो रद्द हो जाता है। लेकिन तब ये चीज़ नहीं बोला गया था, सिर्फ़ इतना
ही इस समय जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था, उस समय सिर्फ इतना ही बोला गया था कि संसद संशोधन करेगी, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये केशवानंद भारती बनाम में था। लेकिन उसके बाद एक और मुद्दा आया, मिनर्वा मिल्स मामला आया था, ठीक है ना? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, ठीक है? तो फिर ये मामला आया। अब यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ये हुआ था, इसमें मुद्दा क्या था? तो इसमें ये मुद्दा था कि भारत सरकार ने जो है, वो मिनर्वा मिल्स को जो है क्या किया था कि उसका जो है राष्ट्रीयकरण करके जो है उसे अधिग्रहण किया, ठीक है? यानी जो मिनर्वा मिल्स था, ठीक है ना? उसको क्या किया था? राष्ट्रीयकरण करके उसको अधिग्रहित कर लिया था, ठीक है? उसके बाद जो है कंपनी ने दावा किया था कि उस समय जो है ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है? उसके बाद मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो उसके बाद फिर इसका सुनवाई हुआ, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो संसद ने जो है संशोधन किया था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है? संसद ने एक संशोधन किया था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है? 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें इसने क्या किया था? संशोधन संशोधन, ठीक है? तो इसके इसमें संशोधन करके जो है इसने क्या किया था कि जो है आपका 368 भाग 4 और 368 भाग 5 जोड़ा था, ठीक है? अब इसमें बेसिकली क्या था? 368, ठीक है ना? 368 भाग 4 और जो है आपका और 368 भाग 5 को जोड़ा, ठीक है? अब इस दोनों आर्टिकल में था क्या? तो इसमें जो 368(4) था ना, इसमें था कि कोई भी संशोधन जो है या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अगर करता है, तो उसमें जो है किसी भी न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना? ये 368 भाग 4 में, ठीक है? अभी वहाँ पे इतना जगह नहीं है, इतना अगर मैं लिखूँगी तो बहुत ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो लिख लीजिएगा, ठीक है? तो 368(4) में ये था कि इसने संशोधन करके संसद ने जो है इसमें क्या किया था कि कोई भी संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अगर किया गया है, ठीक है? तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और जो आपका भाग 5 था उसमें कहा गया था कि संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए असीमित शक्ति है। यानी कि वो संसद जो है वो किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, ठीक है ना? उसके पास कोई सीमित शक्ति नहीं बल्कि असीमित शक्ति है, ठीक है? तो संसद ने जो है क्या किया था 42वां संविधान संशोधन के तहत इस दोनों आर्टिकल को जोड़ा था। और जब जोड़ने के बाद इसने क्या किया था कि जो मिनर्वा मिल्स का राष्ट्रीयकरण करके जो है कंपनी को क्या किया था अधिग्रहित कर लिया। उसके बाद जो है उसने याचिका दायर की कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उसके बाद जो है फैसला क्या हुआ था? फैसला ये हुआ था कि इसमें जो है इस दोनों को रद्द कर दिया गया, ठीक है? इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? 1980 में, ठीक है? 1980 में ये दोनों, ठीक है? ये जो ऊपर का ये दोनों है ना, ये दोनों को असंवैधानिक जो है अनुच्छेद घोषित कर दिया। ये दोनों अनुच्छेद को असंवैधानिक 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 घोषित कर दिया गया। घोषित कर दिया गया क्योंकि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था क्योंकि गोला जो केशवानंद भारती बनाम था उसमें जो है संसद ने उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया था कि जो आप संशोधन करिए लेकिन जो मौलिक अधिकार का जो ये है आपका मूल ढाँचा जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो नष्ट तो उसके बाद जो है अभी आपने पढ़ा होगा कि अगर मौलिक अधिकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नष्ट अगर होता है कोई भी संशोधन करने से तो वो रद्द होता है। लेकिन केशवानंद में ऐसा नहीं था, वो रद्द कब होने लगा जैसे कि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में फैसला लिया था कि अगर उसके बाद इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर संसद किसी भी भाग में संशोधन करती है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसमें जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना? वो पारित नहीं होगा यानी कि वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है? तो ये था ये दोनों मामले में इतना का डिफरेंस था, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज्यसभा को भंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे जो है अब आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा जो है हमारा अपर हाउस होता है और इसको कोई भंग नहीं कर सकता, ये अस्थाई होता है, ठीक है ना? इसीलिए ये अपर हाउस है, ऊपरी सदन है। तो राज्यसभा को याद रखिएगा कि कोई भी भंग नहीं कर सकता है क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है, ठीक है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, उच्च सदन है और निम्न सदन आपका लोकसभा है, उच्च सदन है। इसके बाद अगर मैं राज्यसभा के बारे में बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो राज्यसभा है ना इसका जो है हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है ना? तो हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कुल सदस्य, कुल सदस्य, ठीक है? तो इसके कुल सदस्य कितने हैं? इसके कुल सदस्य हैं यानी कि अधिकतम ये 250 है, ठीक है? अधिकतम कितने सदस्य हैं? अधिकतम है 250 सदस्य, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें 250 सदस्य हैं, तो इसमें कितने निर्वाचित हैं और कितने मनोनीत हैं? तो आपको पता होगा कि जो है राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, ठीक है ना? 12 मनोनीत होते हैं, मनोनीत, मनोनीत होते हैं और प्लस जो है आपका 233 जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि ये 12 को जो मनोनीत करता है वो कौन? राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका इसका जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया होता है वो कितना वो मतलब कि किस तरीके से होता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा जो है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। तो इसका निर्वाचन प्रक्रिया कैसा है? राज्य विधानसभाओं द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखना है, नोट रख के याद रखना है कि जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के जो है वो पदेन सभापति होते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सभापति होते हैं, ठीक है? और कभी-कभी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत? या तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है आपका 89 के तहत, अनुच्छेद 89 के तहत, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो किस में है? भाग 9 में है, 20 में है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 6 में है या फिर 11 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो दिया गया वो भाग 9 में दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसके तहत जो है ये संवैधानिक दर्जा मिला था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, जो कि ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था और लागू हुआ था वो 1993 से हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये कौन से भाग में है। तो याद रखिएगा ये है आपके भाग 9 में है। ठीक है ना, भाग 9 में है और अनुच्छेद आपका 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, तो भाग 9 में है। इसके बाद अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है आपको ये याद रखना है कि 243 से 243 ओ तक है। तो 243 में क्या है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 243, अनुच्छेद 243। ठीक है, तो 243 में क्या दिया हुआ है? इसमें जो है परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, परिभाषाएं। ठीक है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे जिला उसके बाद है पंचायत क्षेत्र का, ग्राम सभा का, इसकी परिभाषाएं दी गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 243 ए। ठीक है, जो भी प्रमुख है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा है। ठीक है ना, इसके बाद आपको याद रखना है इसमें जो है 243 ए में ग्राम सभा के जो है पंचायतों के जो है कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। ग्राम सभा ग्राम सभा को पंचायतों के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। ग्राम सभा को पंचायतों के कार्य में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि आपका हो गया 243 ई। मैं टोटल आर्टिकल नहीं लिखा रही हूँ, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा रही हूँ। ठीक है ना, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 243 ई में जो है वो पंचायतों का कार्यकाल है, जो कि 5 वर्ष रहेगा। पंचायतों का कार्यकाल जो कि कितना रहेगा? 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हो गया 243 ई। ठीक है, इसके बाद जो है और अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया? 243 एफ। ठीक है, तो इसमें क्या है? 243 एफ में जो है इसमें है आपके जो है सदस्य बनने की योग्यता और अयोग्यता है। सदस्य बनने की योग्यता और अयोग्यता और अयोग्यता। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है आपका भाग जो है आपका 20। ठीक है, भाग 20 में जो है ये क्या है? भाग 20 में है आपका संविधान का संशोधन। संविधान का संविधान का संशोधन जो है ये किसमें? संविधान का संशोधन भाग 20 में। ठीक है, संशोधन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाग 6। ठीक है ना, भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में है आपका राज्यों के शासन का प्रावधान है। ठीक है ना, अगर भाग 6 की अगर मैं बात करूँ तो भाग 6 में क्या है? राज्यों के शासन का प्रावधान। राज्यों के शासन का
प्रावधान है, ठीक है? भाग 6 में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, आपको ये नोट करना है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद आपको याद रखना है 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है ना? 74वां संविधान संशोधन, ठीक है? तो यहाँ पे पंचायती और नगर पालिका दोनों आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है? 74वां संविधान संशोधन जो कि ये किससे संबंधित है? ये है आपके नगर पालिका से, ठीक है ना? नगर पालिका से। नगर पालिकाएं। तो ये दोनों 73वां और 74वां याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य थे? ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर के अलावा, ठीक है ना? यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे, सॉरी, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे समिति में, तो प्रारूप समिति में जो है वो कुल 7 सदस्य थे, ठीक है ना? कुल 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रारूप समिति के बारे में यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, ठीक है? अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस समिति का इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ठीक है ना? प्रारूप समिति को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है इस समिति का जो है गठन कब हुआ था? गठन, तो यह देखिएगा इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 1947 को इसका गठन हुआ था, ठीक है? और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, तो ये जो है कुल 7 सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य में ये तो आपको पता चल गया कि एक बी आर अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य 6 सदस्य जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा देती हूँ, ठीक है ना? ताकि ये जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन थे, ठीक है? इनके बारे में हम देखेंगे। तो याद रखिएगा 6 सदस्य में थे, पहला आपको याद रखना है एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है और कौन थे? इसके बाद आपको याद रखना है अलाद्या कृष्ण स्वामी अय्यर, अलाद्या कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है? इसके बाद जो है तीसरा नाम आपको याद रखना है कि इसका के एम मुंशी का, के एम मुंशी। इसके बाद जो है आपको चौथा नाम याद रखना है ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है और कौन थे? बी एल मित्तल, इधर लिख देती हूँ, ठीक है? बी एल मित्तल। और अगला नाम आपको याद रखना है किसका? डीपी खेतान का, डीपी खेतान। तो ये टोटल 6 थे, एक का नाम मैं नहीं लिखी हूँ क्योंकि बी आर अम्बेडकर एक अन्य सदस्य थे, ठीक है? तो ये टोटल 6 सदस्य का आपको याद रखना है, ठीक है? और याद रखिएगा इस समिति के जो है पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है गठन हो गया। इसके बाद याद रखिएगा इस समिति के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो याद रखिएगा इस समिति के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके ये अस्थायी थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? राजेंद्र प्रसाद,
और अस्थायी अध्यक्ष? तो अस्थायी अध्यक्ष थे ये आपके कौन हो गए, ये सच्चिदानंद सिन्हा। सचिदा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और याद रख लीजिएगा कि इस समिति के जो है पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये आप ऊपर देखिएगा क्वेश्चन जहाँ पे लिखा हुआ वहां पे आप देखेंगे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा बी एन राव। बी एन राव। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल की नियुक्तियों का प्रावधान करता है। ठीक है ना, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्तियों का प्रावधान करता है अनुच्छेद 76, 74, 75 या फिर 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा 76। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति और कार्य का जो अधिकार से संबंधित जो है वो है आपका 76। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 जो है ये राष्ट्रपति को जो सलाह देने वाली एक मंत्री परिषद होगी, ये जो है ये किस में है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्री परिषद, ये किसमें, अनुच्छेद 74 में। ठीक है, मंत्री परिषद होगी। इसके बाद अनुच्छेद 75 में जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रियों की नियुक्ति से, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 77 में जो है ये भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो अटॉर्नी जनरल होता है आपके, इनका जो है याद रखिएगा इनका नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो अटॉर्नी जनरल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है ना, अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम इसकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, इसकी नियुक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत सरकार का जो है सर्वोच्च विविध अधिकारी होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विविध अधिकारी होता है। विविध अधिकारी होता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये अटॉर्नी जनरल होता है ना, ये अटॉर्नी जनरल, इसको याद रखिएगा संसद में जो है भाग ले सकता है लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में और याद रखिएगा कि इसे संसद में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि संसद में भाग ले सकता है, ले सकता है
लेकिन लेकिन वोट देने या फिर मत देने का अधिकार नहीं है इसे। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो जापान के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति और न्यायाधीशों पर महाभियोग, विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान का संशोधन या फिर विशेष अधिकार रीट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति और न्यायाधीशों पर महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो विशेषाधिकार रीट है ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन से, ठीक है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो ये कहाँ से लिया गया, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन-कौन सी प्रक्रिया ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से है, ये भी अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से मौलिक अधिकार। इसके बाद आपको याद रखना है मौलिक अधिकार हो गया। इसके बाद जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके बाद आपको याद रखना और क्या लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूँ तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, तो याद रखिएगा ये लिया गया है आपका, तो यहाँ से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है आपका अ, एक और याद रखिएगा आयरलैंड का, ठीक है ना। एक आपको और याद रखना है आयरलैंड का, ठीक है। तो आयरलैंड से क्या-क्या लिया गया है, तो यहाँ पे आयरलैंड से याद रखिएगा एक तो लिया गया है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और क्या लिया गया है, और दूसरा लिया गया है आपका राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, कॉमा दे देती हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, जो लिया गया वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके अलावा अगर मैं ब्रिटेन के संविधान की बात करूँ तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली जो ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली, ठीक है। इसका याद रखिएगा कानून का शासन, ठीक है ना। उसका याद रखिएगा ब्रिटेन से और लिया गया है एकल नागरिकता। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है ना। ये सारे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 25 जुलाई 1947 को या फिर 15 अगस्त 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया था वो 22 जुलाई 1947 को, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन तैयार किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है ना। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इसमें 3 रंग है। एक है आपका केसरिया, सफेद और हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज में इसमें 3 रंग है। 3 रंग है, ठीक है। इसमें 3 रंग कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें जो 3 रंग हो गए वो हो गया, पहला आपका हो गया केसरिया, केसरिया, ठीक है। जो कि ये केसरिया जो है ये किसका प्रतीक है? ये है आपके साहस और बलिदान का प्रतीक है। साहस और बलिदान का, साहस और बलिदान का प्रतीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, दूसरा कौन सा रंग है? दूसरा हो गया आपका केसरिया के बाद आपको याद रखना है सफेद। बीच में कौन सा है? सफेद है। तो सफेद जो है ये किसका प्रतीक है? तो सफेद जो है ये आपके शांति और सत्य का, शांति और सत्य का प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीसरा, तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा है हरा रंग, ठीक है ना। तो हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग है आपके समृद्धि और विकास का, समृद्धि और विकास का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जो है एक आर्टिकल आपको याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से, जो कि है आपका 51 ए में। आपका क्या है? अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 51, 51 ए। 51 ए के ए में जो है क्या कहा गया है? इसमें जो है राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान क्या किया गया है। तो कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो 51 का ए मौलिक कर्तव्य का जो है आपका जो है भाग ए है, इसमें क्या है? राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करने का सम्मान करने के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है 3 चीज़ और याद रखना है, 3 चीज़ आपको याद रखना है। ये तो हो गया राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। इसके बाद 2 चीज़ और याद रखना है। एक आपको याद रखना है राष्ट्रगान के बारे में। यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। राष्ट्रगान, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रगान को जो है ये कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और इसमें जो है आपको याद रखना है कि पहली बार इसे जो है कब गाया था राष्ट्रगान को? तो पहली बार जो इसे गाया गया था वो कांग्रेस का जो है अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें गाया गया था, ठीक है ना। तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे जो है गाया गया था पहली बार। पहली बार 1911 के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, गाया गया, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है एक डेट और याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है किसका? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम है और इसे अपनाया गया था। वंदे मातरम को कब अपनाया गया था गाइस? तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो है मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, यहाँ पे बॉक्स बनाकर, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉक्स बनाकर लिख देती हूँ आपका राष्ट्रीय गीत,
ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना। और किसने लिखा था? तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। और 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1976 में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 42वां संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची को जो है शिक्षा को जो है किसमें समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 5 विषय को, क्योंकि एक बार एग्जाम में आपसे पूछा गया था, किसका एग्जाम था? रेलवे का शायद एग्जाम था, जिसमें पूछा गया था कि जो शिक्षा जो है समवर्ती सूची से पहले किस सूची का विषय था। ठीक है ना, 5 विषय को 5 विषय को स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, स्थानांतरित। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि शिक्षा जो कि ये जो है राज्य सूची से किस में कन्वर्ट किया गया था? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में। तो वो जो है आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है कौन सा हो गया? पहला विषय था जो कि था शिक्षा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा था मापतौल। मापतौल। इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरा कौन सा विषय था? तीसरा था आपका जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन। ठीक है, इसके बाद जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो था वो क्या था? वन। चौथा वन हो गया। इसके बाद जो है पांचवा कौन सा विषय था? पांचवा था ये वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा। वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा। पक्षियों की सुरक्षा। ठीक है, तो ये टोटल 5 विषय को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि ये जो है इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को जो है इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान। लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 50 से भी अधिक संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो है आपका जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पे जो है मैं नोट करके लिखा रही हूँ। ठीक है, नोट। नोट आपको क्या याद रखना है? नोट आपको ये याद रखना है कि जो आपका 246 अनुच्छेद है, 246 में अनुच्छेद अनुच्छेद 246 के तहत जो है 3 सूचियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 246 में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां दी गई है। ठीक है, 3 सूचियां में कौन कौन सी सूची हो गई? तो पहला जो है ये ब्लैक कलर नहीं लेती हूँ। पहला हो गया आपका, पहला जो है ये कौन सा सूची हो गया? संघ सूची। ठीक है, पहला संघ सूची, राज्य सूची, संघ राज्य और समवर्ती सूची है।
तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो ये किया गया है आपके अनुच्छेद 246 में, ठीक है? जिसमें संघ सूची पे सिर्फ जो है केंद्र सरकार कानून बना सकता है। राज्य सूची पर जो है वो केंद्र और राज्य राज्य सूची पर जो है वो सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पे जो है वो केंद्र और राज्य दोनों जो है ये कर सकते हैं, ठीक है ना? कानून बना सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो समवर्ती सूची, ठीक है ना? यहाँ पे जो है समवर्ती सूची में और कौन-कौन से विषय हैं, ये 5 विषय ऐसे थे जो 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे स्थानांतरित किया गया। लेकिन और भी विषय कौन-कौन से आते हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है ना, ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक ऊपर देखिए क्वेश्चन की तरफ, जो ऊपर है ना समवर्ती सूची, वहां पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है? आर्थिक और सामाजिक नियोजन। सामाजिक नियोजन, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ये समवर्ती सूची में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो हो गया आपका बिजली, बिजली भी आपका समवर्ती सूची है। ठीक है, इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, और आपका जो है ये केंद्र सरकार भी, ठीक है? तो बिजली हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है ये प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है? तो ये भी आपका विषय जो है ये समवर्ती सूची का, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में जो है सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद हो गया 22, 16, 20 या फिर 25। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16, ठीक है ना? 16 जो है ये आपको याद रखिएगा, सभी नागरिकों को जो है, यानी कि सभी नागरिकों को समान अवसर जो है अनुच्छेद 16 के तहत है। यहाँ पे कोई भी, जैसे कि सरकारी नौकरी हो गया, इसमें भी जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो है आपका आर्टिकल 20 जो है आपका 20 है। इसमें क्या है, इसमें है आपराधिक मामलों में जो है संरक्षण से संबंधित है। आपराधिक मामलों में संरक्षण, संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल आपका जो 22 है, यानी कि अनुच्छेद 22 है, इसमें क्या है, ये है आपकी गिरफ्तारी और हिरासत के अधिकारों से संबंधित है, ठीक है ना? गिरफ्तारी और हिरासत के अधिकारों से संबंधित, अधिकारों से संबंधित है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो है आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 जो है ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो आपका अनुच्छेद 16 है, इसमें ये चीज याद रख लीजिएगा बस आपको, कि इसमें जो है अनुच्छेद 16 जो है ना, इसका भाग 4 जो है, इसमें जो है आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना? तो ये जो है अनुच्छेद 16 का जो भाग 4 है ना, अनुच्छेद 16 पूरा लिख देती हूँ, ठीक है? अनुच्छेद 16, ठीक है? अनुच्छेद 16 भाग 4, भाग 4 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार या फिर सरोजनी नायडू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार जो है ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मीरा कुमार से याद रखना है कि ये जो है जब ये लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी तब ये निर्विरोध जो है वो चुनी गई थी, ठीक है ना। तो याद रखा जाता है, याद रखिएगा इनके बारे में, मीरा कुमार के बारे में, निर्विरोध चुनी गई थी। निर्विरोध, निर्विरोध लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई। लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। उनके उसके बाद आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक था। तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल था जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी 2009 से 2014 तक। ये इस पद पे थी, ठीक है। 2009 से 2014 तक थी। और इसके बाद आपको याद रखना है ये है सुमित्रा महाजन। तो सुमित्रा महाजन के बारे में आपको याद रखना है कि ये लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। और याद रखिएगा कि ये जो इनका जो काल था वो कब से कब तक था। तो इनका जो कार्यकाल था, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 2014 से 2019 तक। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो थी ये लोकसभा अध्यक्ष दूसरी लोकसभा महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है बीजेपी की जो है पहली महिला नेता थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला पहली बीजेपी नेता, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली, लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली बीजेपी महिला नेता, पहली बीजेपी महिला नेता, महिला नेता। और याद रखिएगा कि ये जो है इंदौर से लगभग जो है 8 बार सांसद बनी है। तो ये उतना आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। सुमित्रा महाजन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सरोजनी नायडू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरोजनी नायडू के बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला, पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है सरोजनी नायडू जो है आपको याद रखना है कि ये कांग्रेस की जो है कानपुर अधिवेशन की भी अध्यक्ष थी, ठीक है ना। कांग्रेस, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, ठीक है। कौन सा? कानपुर अधिवेशन। और कानपुर अधिवेशन की, कानपुर अधिवेशन की थी, ठीक है। और कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था आपका 1925 में हुआ था, ठीक है। 1925 में। इसके अलावा जो है यही इन्हीं के बारे में मैं पॉइंट लिखा रही हूँ, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में और आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि इन्हें जो है ये क्या कहा जाता था? इन्हें भारत कोकिला कहा गया था। और महात्मा गांधी ने इन्हें भारत कोकिला कहा था, ठीक है। ये अलग पॉइंट है।
महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला कोकिला कहा था, ठीक है। और याद रखिएगा इन्हीं के जन्म इस पे जो है ये क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 13 फरवरी को 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है पहली महिला तो थी। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनका जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रचना कौन सा था, तो याद रखिएगा द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग जो है ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। सरोजनी नायडू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रसिद्ध रचना, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थी, तो एक याद रखिएगा, एक था कौन सा, द बर्ड टाइम, द बर्ड टाइम। और कौन सा था, और था एक आपका ये एक और था कौन सा, ब्रोकन विंग था, ठीक है ना, द ब्रोकन विंग। इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे सरोजनी नायडू से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, या फिर विधि आयोग के पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के पास है। सबसे पहले आपको एक एक्ट याद रखना है, जो कि कौन सा एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट 1956, ये एक एक्ट है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज जज एक्ट 1956, ठीक है ना। ये एक एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट के तहत जो है ये संसद जो है संशोधन करती है। इस एक्ट के तहत जो है ये क्या होता है, संशोधन होता है, संशोधन होता है। और इस संशोधन में क्या कर सकती है संसद, संसद सुप्रीम कोर्ट की संरचना और जजों की संख्या जो है तय करती है, तय कर सकती है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की संसद सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की संरचना संरचना और जजों की संख्या, ठीक है ना, और जजों की संख्या तय कर सकती है, ठीक है। उसका मन, अगर संसद को अगर ऐसा होगा कि वो चाहे तो वो घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, ठीक है ना। इसका इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका जो है संसद ने जो है 2019 में, ठीक है, 2019 में इस एक्ट के तहत संशोधन किया था। इस एक्ट के तहत जो है, अगर मैं रिसेंटली की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है अगर इसके जो है 2019 में, ठीक है, 2019 में संसद द्वारा संसद द्वारा संशोधन हुआ था, ठीक है। और इस संशोधन में हुआ क्या था, संसद द्वारा संशोधन हुआ। और इस संशोधन में जो है जो न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो बढ़ाई गई थी, यानी कि इसमें जो है इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई थी, बढ़ाई गई थी।
क्योंकि 2019 से पहले, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2019, ठीक है? 2019 से पहले न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? न्यायाधीशों की संख्या जो थी 2019 से पहले न्यायाधीशों की संख्या थी वो थी 31 थी, ठीक है? उसके बाद जब न्यायाधीशों की संख्या को जब बढ़ाया गया तब कितना हो गया? तब ये हो गया 34। तो अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट यहाँ पे मैं लिखाऊंगी। पहला आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था आपका 28 जनवरी जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? 28 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपका ये है पहले जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वो थे आपके हरिलाल जे कानिया, ठीक है? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 124 भाग 2 है, इसके तहत जो है जजों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको ये याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 124। कौन सा? अनुच्छेद। अनुच्छेद 124 भाग 2। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जजों की नियुक्ति और कार्यकाल है। जजों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। और कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल है 65 वर्ष। कार्यकाल और कार्यकाल कितना होता है? तो लिख लीजिएगा। ये जजों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष आयु तक होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है किसी को समर्पित पेश करना, प्रमाणित किया जाए, या फिर हम वर्जित करते हैं या हम आदेश देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? किसी को समर्पित पेश करना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये पहला आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सीधा मैं सुप्रीम कोर्ट लिख देती हूँ और हाई कोर्ट लिख देती हूँ, ठीक है? ये जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, यहाँ पे मैं अनुच्छेद पूरा लिखूंगी, ठीक है? ये रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और ये रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है? के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक है? तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है तो कौन-कौन सा 5 प्रकार है? तो पहला आपको याद रखना है, पहला आपका कौन-सा हो गया? ये परमादेश, परमादेश। इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा आपका हो गया प्रतिषेध, ठीक है? तीसरा हो गया आपका उत्प्रेषण। तो यहाँ पे है ना एक हो गया आपका कौन सा हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया आपका ये उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक? इस सब का जो है इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ, कभी-कभी क्या है ना इंग्लिश में भी हो जाता है। तो परमादेश हो गया आपका मैंडेमस,
मैंडेमस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है प्रतिषेध आपका हो गया प्रोहिबिशन। 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 इसके बाद आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। ठीक है। इसके बाद आपका उत्प्रेषण आपका हो गया, उत्प्रेषण आपका हो गया ये सर्टियोरिटी। सर्टियोर सर्टियोरारी। ठीक है। इसके बाद जो है अधिकार परीक्षा हो गया आपका क्यू वारंटो। क्यू वारंटो। ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद इसमें अभी यहाँ पे होता क्या है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है। जो आपका परमादेश है। ठीक है। परमादेश मतलब क्या होता है? आदेश देना। ठीक है। परमादेश मतलब क्या होता है? आदेश देना। ठीक है। परमादेश मतलब होता है आदेश देना, यानी कि जो है ये हो गया आपका कि किसी भी लोक अधिकारी या संस्था को जो है अपना अपना वैधानिक जो कार्य करने का जो है वो आदेश देना, ये हुआ। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आदेश देना मतलब क्या हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये उल्टा हो गया, पर कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको बस सिर्फ समझना है। यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? परमादेश का किसी व्यक्ति को, सॉरी, किसी लोक अधिकारी या फिर जो है संस्था हो गया। ठीक है ना। किसी लोक अधिकारी, किसी लोक अधिकारी या संस्था, संस्था को अपना वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार देना। ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कहा, तो ये क्या हो गया? आदेश देना हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे कि जो हो गया आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। इसका मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाना। ठीक है। प्रतिबंध लगाना यानी कि न्यायालय को जो है वो कार्य करने से रोकने के लिए क्या होता है, जब वो मतलब कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा होता है तो न्यायालय को ना कार्य करने से रोकने के लिए जो है ये क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है कौन सा हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि इसमें क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करो। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करो। और वो भी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। ठीक है। 24 घंटे के अंदर जो है शरीर को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर यानी कि जो है अगर मैं बात करूँ इसमें आपका क्या हो गया? यानी कि किसी व्यक्ति को जो है अवैध हिरासत से जो है मुक्त कराने के लिए जो है ये रिट जारी किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका कौन सा हो गया? ये उत्प्रेषण। ठीक है। उत्प्रेषण आपका क्या हो गया? जानकारी मांगना। जानकारी मांगना। ठीक है। जानकारी मांगना यानी कि जो है न्यायिक आदेश को क्या करने के लिए? निरस्त करने के लिए, कि वो जब वो गलत अधिकार मतलब कि क्षेत्र में दिया गया हो तो उसको जो है ना जानकारी मांगता है। ठीक है। और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसके पद पर जो है अधिकार का प्रमाण मांगना। ठीक है ना। कि कहीं वो अवैध रूप से तो पद पर नहीं है, तो इसका जो है ये हो गया आपका क्या हो गया? किसी व्यक्ति के उसके पद पर जो है अधिकार का प्रमाण मांगना, कि कहीं वो अवैध वगैरह से तो नहीं है। तो यानी कि ये किस अधिकार से है, यानी किस अधिकार से, अगर अवैध है तो किस अधिकार से। ठीक है। तो पांचवा, यहाँ पे तो जगह नहीं है। ठीक है। अधिकार परीक्षा के बारे में मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, वरना ये घिच पिच हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ। अधिकार परीक्षा। ठीक है। इसके बारे में क्या है? इसके बारे में क्या आपको याद रखना है? इसके बारे में है किस अधिकार से,
किस अधिकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। ठीक है ना, तो भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 55 है ना वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को मतलब कि परिभाषित करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55। ठीक है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति चुनाव की राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को परिभाषित करता है। ठीक है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को परिभाषित करता है, तो ये क्या है? मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है मतदान क्या होता है? इसका मतदान गोपनीय होगा। ठीक है ना, गोपनीय होता है इनका मतदान, गोपनीय होता है। इसके बाद पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि विधानसभा के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के, ठीक है ना, राज्य विधानसभा के कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस और याद रखिएगा, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। ठीक है ना, यानी कि आपका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है ना, एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। ठीक है, मत प्रणाली। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनके लिए जो है, अगर मैं बात करूँ कि इनके लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए? आयु, तो कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। 35 वर्ष जो है इनकी आयु होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, यानी कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति को कौन कौन सा अधिकार मिलता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है राष्ट्रपति को कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन, ये 4 अधिकार आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन कौन सा अधिकार मिलता है? कार्यपालिका अधिकार, कार्यपालिका। इसके बाद आपको याद रखना है विधायी, विधायी, और इसके बाद आपको याद रखना है न्यायिक, न्यायिक, और आपको याद रखना है आपातकालीन, आपातकालीन अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इतना अधिकार आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, या फिर ऑप्शन बी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, या फिर ऑप्शन सी एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, या फिर ऑप्शन डी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है तो वो जो है नागरिकता खो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक अधिनियम है आपका, याद रखना है कौन सा अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। इसके तहत जो है नागरिकता प्राप्त करने का जो है नागरिकता प्राप्त और समाप्त होता है इसी अधिनियम के तहत। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के, अभी मैं आपको यहाँ पे लिखाती हूँ, नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से है जिसके तहत जो है ये नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, ठीक है, मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रही हूँ, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नागरिकता जो है वो 5 तरीके से जो है इस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जन्म द्वारा, जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद जो है वंशानुगत द्वारा, वंशानुगत द्वारा यानी कि माता पिता जो है ये भारतीय नागरिक हो तो, ठीक है ना, वंशानुगत द्वारा, वंशानुगत द्वारा। ठीक है। इसके बाद पंजीकरण द्वारा, ठीक है, पंजीकरण द्वारा। इसके अलावा आपको याद रखना है प्राकृतिक करण द्वारा, प्राकृतिक करण द्वारा। इसके बाद आपको याद रखना है समावेशन द्वारा, समावेशन, समावेशन द्वारा मतलब हो गया आपका कि किसी भी क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर वहां के लोगों का जो है उसके द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त। तो ये 5 तरीका जो है क्षेत्र के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद प्राकृतिकरण यानी लंबे समय तक जो है भारत में रहने के बाद जो है ये आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। तो ये है नागरिकता, यहाँ पे आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नागरिकता जो है ये कौन सी सूची का विषय है, तो याद रखिएगा 2 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। पहला, भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि नागरिकता जो है ये संघ सूची का विषय है। ठीक है। नागरिकता जो है ये कौन सी सूची का, संघ सूची का विषय है नागरिकता। ठीक है। किस सूची का विषय है, संघ सूची का, संघ सूची का विषय है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है टोटल आपके जो है कितने मौलिक अधिकार का, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार है। पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसमें कौन कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता पहले लिखिए, समानता का अधिकार। ठीक है। इसके बाद दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो है आपको याद रखना कौन सा हो गया, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आपको याद रखना है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपको याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके बाद आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है, ये आपके जो है 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका 18 है, तो 19 से लेकर के आपका 22 तक किया गया है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 23 से लेकर के जो है आपका 24 तक किया गया है, 23 से लेकर के 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक जो है ये आपका संबंधित है। ये अनुच्छेद है ये, ठीक है ना, ये कौन सा है, अनुच्छेद की बात कर रही हूँ। अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 29 से जो है आपका 30 जो है ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और जो है आपका 32 में जो है ये आपका कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा था किसने, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान संविधान की आत्मा कहा था, आत्मा कहा जाता है। ठीक है। किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये आपको याद रखना है बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद जो है आपको याद रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है ये आपके जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके बाद मौलिक अधिकार आपके कौन से भाग में आता है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार आता है आपके भाग 3, ठीक है ना, 3 में आता है। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य हैं जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3 जो है ये विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो आपका यहाँ पे सदस्यों के मैं चुनाव के बारे में बात करती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना यहाँ पे विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखिएगा स्नातक द्वारा। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा। ठीक है। तो कितने सदस्य, तो विधानसभा द्वारा जो चुने जाते हैं वो कितने सदस्य, 1/3 सदस्य। स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है 1/3 सदस्य। स्नातक के द्वारा चुना जाता है 1/12 सदस्य। ठीक है। और इसके बाद राज्यपाल द्वारा चुना जाता है 1/6 सदस्य। और इसके बाद आपका हो गया और शिक्षक के द्वारा भी। ठीक है। शिक्षक के द्वारा, तो शिक्षक के द्वारा भी कितना चुना जाता है, शिक्षक के द्वारा 1/12। तो दो आपका 1/3, 1/3 है, दो 1/12 है। ठीक है ना, 12, और एक है आपका 1/6। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसका जो राज्यपाल जो करता है वो जो 1/6 सदस्यों को चुनता है वो कला साहित्य और विज्ञान से चुनता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि आपको याद रखना है कि विधानसभा में जो चुना जाता है, तो विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं ना, ये विधानसभा में जो चुना जाता है वो चुना जाता है आपके एकल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे, तो यहाँ पे विधान परिषद के बारे में आपको याद रखना है विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद जो है ये आपको याद रखना है, इसका गठन जो है ये किसमें है, तो याद रखिएगा इसका गठन जो किया गया है वो आपको याद रखना है अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है एक अस्थाई है, यानी इसे अस्थाई निकाय है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता। अस्थाई निकाय है, भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो है हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। विधान परिषद के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3, ठीक है ना, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टोटल 6 राज्यों में जो है ये आपका जो है विधान परिषद है, ठीक है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो कौन कौन से राज्यों में है, कौन से 6 राज्य में, तो इधर मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, कौन से 6 राज्य में है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है आपका हो गया जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद आपका बिहार हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आपका याद रखना है कर्नाटक हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है तेलंगाना हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रभावन द्वारा निम्नलिखित में से किसका दायरा सीमित कर दिया गया है। तो किसका दायरा सीमित कर दिया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्यकाल का, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि शून्यकाल के बारे में, कि शून्यकाल जो होता है ना, याद रखिएगा ये प्रश्न काल के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। शून्यकाल क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है प्रश्न काल के बाद शुरू होता है, प्रश्न काल के बाद शुरू होता है, ठीक है। और इस प्रश्न काल में होता क्या है, तो इस प्रश्न काल में ये होता है कि ये जो है सांसद में क्या होता है, बिना पूर्व सूचना से जनता से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल या फिर जो कोई भी तत्कालिक मुद्दा होता है वो उठा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है इसमें क्या होता है, सांसद बिना पूर्व सूचना के, सांसद बिना पूर्व सूचना के, बिना पूर्व सूचना के जनता से जुड़े महत्वपूर्ण और तत्कालिक मुद्दा उठा सकता है, तत्कालिक मुद्दा उठा सकता है, ठीक है। तो ये जो है यही होता है आपका प्रश्नकाल, ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा। और याद रखिएगा प्रश्नकाल जो है ये लोकसभा में जो है प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, और जो है राज्यसभा में जो है याद रखिएगा ये प्रश्नकाल से पहले शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इस दोनों के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है ये प्रश्नकाल के, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ राज्यसभा में जो है आपको याद रखना है ये जो है राज्यसभा में ये प्रश्नकाल से पहले शुरू होता है,
पहले शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न काल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो प्रश्न काल के बारे में ये याद रखना है कि प्रश्न काल जो है याद रखिएगा संसद की जो है हर घंटे के एक सॉरी हर बैठक के पहले जो है पहले घंटे को जो है प्रश्न काल कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न काल के बारे में भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न काल के बारे में क्या याद रखना है, संसद की हर बैठक संसद की हर बैठक के पहले घंटे को प्रश्न काल कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न काल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। तो 1909 के जो है भारतीय परिषद द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ऑफ 1909 वाज नोन एज। तो ये जो है मार्टिंगू चेम्स सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1909, ठीक है ना। ये जो है आपका 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो है मार्ले जो थे वो कौन थे, मार्ले थे सचिव, ये था सचिव। और मिंटो जो था वो कौन था, ये भारत के वायसराय थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत जो है ये क्या हुआ था, भारतीयों को जो है विधान परिषदों में जो है वो नामित किया गया था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो है याद रखिएगा भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें क्या हुआ, इसी अधिनियम के तहत जो है याद रखिएगा संप्रदाय आधारित जो है पृथक निर्वाचिका की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। संप्रदाय आधारित पृथक निर्वा पृथक निर्वाचिका की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो आपका मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड है, ये जो आया था ये आया था आपका 1919 में, ठीक है। ये सुधार आया था 1919 में और ये जो था ये क्या था, इसका उद्देश्य था प्रांतीय स्वशासन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, प्रांतीय स्वशासन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये गठित हुआ था 1927 में, ठीक है। ये 1927 में गठित हुआ था और क्रिप्स मिशन जो है ये कब गठित हुआ था, ये हुआ था 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है याद रखिएगा 1942 में। तो सबसे पहले अगर मैं साइमन कमीशन की बात करूँ तो इसमें साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसी वजह से इसे जो है व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें इसी वजह से जो है इसका बहुत ज्यादा ही विरोध हुआ और साइमन गोवेक का नारा भी लगाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का चौथा भाग जो है संविधान का चौथा जो क भाग है वो मौलिक कर्तव्य से, या फिर ऑप्शन बी संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से, या फिर ऑप्शन सी संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से, या फिर ऑप्शन डी संविधान का पांचवा भाग जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा संविधान का जो आपका जो है ये मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस में है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका है भाग 4 के
ए में, जो कि भाग चौथा क बोल रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार जो है ये भाग दूसरा में नहीं, भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में। इसके बाद अगर मैं नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, नागरिकता जो है ये भाग 2 में, नागरिकता भाग 2 में, और राज्य के नीति निदेशक भाग 4 में। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में याद रखिएगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, और ये जो है आपका अनुच्छेद याद रखिएगा। इस अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 36 से लेकर के 51 तक, इसमें जो है राज्य की नीति। इसके बाद आपको जो है भाग 5 भी याद रखना है, भाग 5। ठीक है, तो भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में है आपके जो है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। ये आपका जो है किसमें है, भाग 5 में, यानी संघ जो है ये आपके भाग 5 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस वर्ष में राज्यों को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी। तो भाषाई आधार पर जो मान्यता दी गई थी वो किस वर्ष दी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा 1956 में जो है एक अधिनियम का कौन सा राज्य का पुनर्गठन अधिनियम था। ठीक है, इस पर जो है मान्यता दी गई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, 1956 के तहत जो है भाषाई आधार पर जो है पुनर्गठित किया गया था, और इसी अधिनियम के तहत जो है पहला भाषाई आधारित राज्य कौन सा था, आधारित राज्य। तो पहला भाषाई आधारित राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसी भाषाई आधार के लिए जो है एक आयोग का गठन हुआ था, जो कि कौन सा आयोग था गाइस, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके जो है इसी का काम था, क्या था, भारत में जो है राज्य की सीमाओं का जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठन करना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो इस आयोग की जो है अगर मैं बात करूँ गठन कब हुआ था, तो इस आयोग का गठन हुआ था आपका 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1953 में। ठीक है, और इसका गठित किसने किया था, भारत सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो इसमें जो है याद रखिएगा राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को। ठीक है, तो कौन सा, 9वां अनुसूची। ठीक है, और 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था, जब यहाँ पे याद रखिएगा कि पहले जो है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी स्टार्टिंग में, भारत के संविधान में, तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है, बाद में जो है अभी कितना है, तो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची। ठीक है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये जो है याद रखिएगा इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संशोधन करके, और याद रखिएगा ये जो है ये पहली बार संशोधन हुआ था, यानी कि ये भारत का, सॉरी, ये पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो कि ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था, और ये भी आपका भूमि सुधार से था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है ये हो गया आपका 9वीं अनुसूची।
इसके बाद जो है आपका जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची बहुत पहले ही था। तो 8वीं अनुसूची में जो है ये आपका फिर है 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो है ये 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है। लेकिन इसमें भी जो है संशोधन करके और भी भाषा जोड़ा गया था। जैसे कि शुरुआत में अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में जो था वो कितना भाषा था। शुरुआत में जब इसका संविधान ये हुआ था सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है। 14 भाषाएं शामिल थी। इधर आपको कितना भाषा, 14 6 20 और 2 22, 6 7 8, 8 भाषा को जो है संशोधन करके जोड़ा गया था। तो इस संशोधन इसको याद करने के लिए आपको 3 संविधान संशोधन याद रखना है। कौन सा, एक 21वां संविधान संशोधन, 21वां संशोधन में सीधा शॉर्ट में लिख दीजिए, ठीक है ना। 21वां संशोधन याद रखना है। उसके बाद जो है आपको दूसरा कौन सा, दूसरा आपको 71वां संशोधन, 71वां संशोधन। और तीसरा आपको याद रखना है आपको 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संशोधन। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके तहत जो है कौन सी भाषा को, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके तहत कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। एक भाषा जुड़ा तो 15 भाषा हो गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था, जो कि कौन था आपका, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा को जोड़ा गया। और 92 संविधान संशोधन के तहत जो है ये 4 भाषा को, बोडो, डोगरी, थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, ठीक है ना, जगह की वजह से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो 14 भाषा, एक सिंधी को जोड़ा गया, 5 भाषा कोंकणी, सॉरी 15 भाषा कोंकणी, 16 मणिपुरी, 17 नेपाली, 18 बोडो, 19 डोगरी, 20 मैथिली, 21 और संथाली 22, तो टोटल 22 भाषा हो गया ना। और 10वीं अनुसूची जो है ये आपके दल बदल से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची में जो आपकी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका उल्लेख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ठीक है। क्यों उदाहरण है, क्योंकि ग्राम सभा में जो है ना गांव के सभी जो व्यस्त नागरिक होते हैं वो ना सीधे भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है योजना करते हैं, निर्णय करते हैं, फिर स्थानीय विकास की भागीदारी में भी लोग शामिल होते हैं। इसके बाद जो है ये जो है मतलब कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। क्यों, अगर बाकी के कंपैरिजन जैसे जिला पंचायत की अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो जिला पंचायत जो क्या है, ये एक प्रतिनिधि संस्था, और इसमें क्या होते हैं, सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। यह एक प्रति यह एक प्रतिनिधि संस्था है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जिसमें सदस्य चुने जाते हैं, इसमें क्या होता है, सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो है नगर पंचायत, तो नगर पंचायत में क्या है, नगर पंचायत ये शहरी क्षेत्र है, और इसमें क्या होता है, ये इसमें भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। इसमें भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसमें भी सीधा भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक आपका स्थानीय निकाय है, स्थानीय, सॉरी, स्थानीय निकाय, निकाय संस्था है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्षेत्र पंचायत की बात करूँ तो ये ब्लॉक स्तर की संस्था है। क्षेत्र पंचायत जो है ये आपका ब्लॉक स्तर की है, ठीक है। और यहाँ भी चुने जाते हैं, ब्लॉक स्तर की संस्था है ये, संस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है ये कितने सदस्यों की ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्या बोला है अध्यक्ष के अतिरिक्त आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, यहीं पे गलती कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, अध्यक्ष के अतिरिक्त बोल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो याद रखिएगा जो वित्त आयोग होता है इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं। कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा एक होता है अध्यक्ष होता है, और दूसरा आपको याद रखना है 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, अनुच्छेद 280 में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो इसका उद्देश्य होता है, वित्त आयोग का जो काम होता है, इसका जो गठन किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये केंद्र और राज्यों के बीच जो है राजस्व वितरण की जो है ये सिफारिश करता है। ठीक है ना, राजस्व वितरण की सिफारिश करने का काम इसका है। राजस्व वितरण, वितरण, ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के बीच सिफारिश, सिफारिश, ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है ना आपका एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, संवैधानिक, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, याद रखिएगा इसकी नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा होती है, इसकी नियुक्ति जो होती है ना, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो आपको याद रखना है कि अभी जो है ये आपका कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो ये याद रखिएगा ये 15वां चल रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये कौन सा है, ये 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो है काल कब से कब तक है, तो ये है आपका 2020 से 2025 तक। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे आप यहाँ पे जो है यहाँ पे बॉक्स बना के लिख दे रहे हो, याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष। तो प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, ये है आपके केसी नियोगी, केसी नियोगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मेरे से गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15वां वित्त आयोग नहीं, यहाँ पे 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, और ये जो 16वां वित्त आयोग है ना, इनके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष है ना, याद रखिएगा कौन है, ये है आपके अरविंद पनगटिया, अरविंद पनगटिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून दिया गया है दूसरी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, या फिर तीसरी अनुसूची में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आपका 10वीं अनुसूची में दिया गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी अनुसूची जो है ये आपके वेतन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो है चौथी अनुसूची जो है ये आपके सीटों के आवंटन से संबंधित है, सीटों के आवंटन से
इसके बाद तीसरी अनुसूची जो है ये आपके जो है किससे संबंधित है? शपथ से। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा दल बदल जो विरोधी कानून है, इसे भी जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया क्योंकि पहले 8 था अभी 12 हुआ तो इसको जोड़ा ही गया। तो इसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था और कब ये संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है। और ये संशोधन क्या था? इस संशोधन में ये जो दल बदल विरोधी कानून है, ये कानून है क्या? तो इस कानून में क्या है कि जो सांसद या फिर जो है विधायकों जो होते हैं ना, उसको जो है फेर-बदल करने पे जो है रोक लगाता है, ठीक है ना? इस कानून में। तो ये कानून यही है। तो गाइज़ आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके देख सकते हैं। अगर ऑब्वियसली आपने यहाँ तक पहुँचा है, तो आपके अंदर पेशेंस है और आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत है। तो मैं आपको सच में दिल से सैल्यूट कर रही हूँ कि अगर आपने यहाँ तक पहुँचा है और आपने कंटिन्यूअसली अगर आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज़ आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। प्लीज़ नोट बनाइए एंड चीज़ों को रिवाइज करिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।